नमस्कार बच्चों। आज हम लोग भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा उपन्यास के 13वें और 14वें खंड की कथा को समझेंगे। इसके 13वें परिच्छेद में बीजगुप्त का यशोधरा से सामीप्य होता है, जिसमें वो यशोधरा को थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं। यशोधरा में वो अभेद्य गंभीरता, शांति की शीतलता और नारीत्व की आदर्श युक्त पवित्रता देखते हैं। लेकिन यौवन हलचल की चाहत रखता है, इसलिए बीजगुप्त के जीवन में चित्रलेखा ही प्रिय है, जिसमें रक्त की मादकता है, उन्माद है और उत्तेजना है। बीजगुप्त को चित्रलेखा का पत्र मिलता है, जिसमें वो योगी से दीक्षा लेने की बात लिखती है। इस पत्र में वो बीजगुप्त से कहती है कि उसको यशोधरा से विवाह करना ही होगा और इसी कारण वो योगी से दीक्षा लेकर यह त्याग उसके लिए करना चाहती है। उसने अभी तक का अपना जो जीवन संयमहीन होकर व्यतीत किया है, अब उसको वो संयम के साथ साधना चाहती है। और उसके इस पत्र को पढ़कर और चित्रलेखा और योगी के संबंध के बारे में जानकर बीजगुप्त दुखी होता है। उसे पता है कि उनका संबंध लंबा नहीं चलेगा। चित्रलेखा उसे सुखी बनाने के लिए त्याग करती है। वह मानती है कि बीजगुप्त को यशोधरा से विवाह कर लेना चाहिए। बीजगुप्त इसे असंभव मानता है। वह यही सोचता हुआ कुमारगिरी योगी के यहाँ पहुँच जाता है। चित्रलेखा और योगी दोनों ही उसे वहाँ देखकर चौंकते हैं। बीजगुप्त योगी और चित्रलेखा को प्रणाम करता है और चित्रलेखा को पुनः अपने निर्णय पर विचार करने के लिए, सोचने के लिए कहता है, परंतु चित्रलेखा उसे मना कर देती है और कहती है कि नहीं, वह दीक्षा लेना ही चाहती है और अपराधिन की भांति नीचे निगाह कर लेती है और अपना अंतिम निर्णय बीजगुप्त को बता देती है। बीजगुप्त यशोधरा से शादी कर लेगा तो भी वह उसे हमेशा प्रेम करती रहेगी। केवल भोग विलास ही प्रेम नहीं होता, वह संबंधों में शरीर से ऊपर उठकर अपने आत्मिक संबंधों को मजबूत बनाना चाहती है। वो कहती है, प्रेम में वियोग होना अवश्यम भावी है। बीजगुप्त के विदा होने पर योगी सीधे सीधे बोलता है चित्रलेखा से कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, क्या यह ठीक था? और अभी तुमने बीजगुप्त से कहा कि तुम उससे प्रेम करती हो और बराबर करती रहोगी। एक साथ दो व्यक्तियों से प्रेम करना योगी असंभव मानता है। चित्रलेखा उत्तर देती है, गुरुदेव, पुरुष दो विवाह करके भी दोनों पत्नियों से प्रेम कर सकता है, फिर स्त्री ऐसा क्यों नहीं कर सकती? स्त्री अपने पति से भी उतना ही प्रेम करती है जितना अपने पुत्र से। आत्मिक संबंध एक साथ कई व्यक्तियों से संभव हैं, परंतु कुमारगिरी योगी इसे धोखा कहते हैं और चित्रलेखा विश्वास दिलाती है कि वह स्वयं को या बीजगुप्त को तो धोखा दे सकती है, परंतु गुरुदेव योगी को धोखा नहीं दे सकती। योगी स्पष्ट कहते हैं कि वह उसके साथ रहते हुए बीजगुप्त से प्रेम नहीं कर सकेगी। तपस्या और साधना का क्षेत्र शुष्क है। योगी चित्रलेखा में असाधारण व्यक्तित्व देखकर दीक्षा देने के बारे में पुनः विचार करता है और कहता है कि तुम्हारा व्यक्तित्व मेरे व्यक्तित्व से नीचा नहीं है, इसलिए दीक्षा देना मुझे कहाँ तक उचित होगा, इस पर निर्णय करना होगा। और तभी उनका शिष्य विशाल देव कुटी में प्रवेश करता है तो कुमारगिरी योगी अपने वार्तालाप को पूरा ना करके केवल इतना ही कहते हैं कि भगवान का यही आदेश मालूम होता है कि मैं तुम्हें दीक्षा दूं, तुम्हें अपने साथ रखूं और अपनी परीक्षा दूं। और फिर वो कहते हैं चित्रलेखा से कि शायद ईश्वर की यही इच्छा है। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि बीजगुप्त जब योगी और चित्रलेखा से मिलकर नगर की ओर लौटता है तो
14वें परिच्छेद में वो अत्यधिक वियोग की व्यथा से व्यथित है और वियोग की पीड़ा इतनी प्रबल है कि आत्महत्या तक करने का विचार बीजगुप्त के हृदय में आता है। बीजगुप्त के जीवन में प्रेमिका चित्रलेखा का बिछोह असहनीय है। वह आत्महत्या तक करने की सोचता है और दुख को कम करने के लिए वो काशी यात्रा पर जाना चाहता है, लेकिन जिस यशोधरा से वह दूर होना चाहता है, हम इस अंग में देखेंगे, इस प्रसंग में देखेंगे कि वह भी बीजगुप्त के साथ उस काशी यात्रा पर चलना चाहती है और यही विडंबना इस 14वें परिच्छेद में सामने आती है। आदमी के जिंदगी में सुख और दुख वैसे ही आते हैं जैसे दिन के बाद रात आती है। बीजगुप्त इस बात को भली भांति समझते हुए भी एक तरह से टूट जाता है। बीजगुप्त को यह देखकर आश्चर्य होता है कि एक तरफ वह प्रेम करके दुखी है तो दूसरा श्वेतांक उसी प्रेम को करने के लिए अत्यधिक व्याकुल है। वह यशोधरा के प्रेम में पड़ने जा रहा है। काशी जाने से पहले श्वेतांक यशोधरा से मिलने जाता है। वह तो चाहता है कि पाटलिपुत्र में ही रहा जाए, पर स्वामी बीजगुप्त की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता है। श्वेतांक और यशोधरा के बीच में बातचीत से पता चलता है कि यशोधरा श्वेतांक से प्रेम नहीं करती, अगर करती है तो बीजगुप्त से। ऐसा श्वेतांक को अनुभव होता है और श्वेतांक अपनी भावी प्रेमिका को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बीजगुप्त के चित्रलेखा के बिछोह में इतना दुखी होने को गलत मानता है कि आत्महत्या करने पर बीजगुप्त तुल जाए। यह सुनकर यशोधरा की श्रद्धा बीजगुप्त पर और बढ़ जाना श्वेतांक को अच्छा नहीं लगता। तब यशोधरा उसे कहती है, मानती है कि मनुष्य को दूसरों के दोषों को देखने के बजाय अपनी कमजोरियों को दूर करना चाहिए। और श्वेतांक यशोधरा से क्षमा मांगता है और कहता है, मुझे तुम्हारे सामने बीजगुप्त को बुरा नहीं कहना चाहिए था। तब यशोधरा थोड़ा सा क्रोधित होती है और श्वेतांक को भ्रमित बताती है। वह कहती है कि वह बीजगुप्त से प्रेम नहीं करती है और श्वेतांक फिर उससे क्षमा मांगता है और स्पष्ट कहता है कि वह उससे प्रेम करने लगा है। यह सुनकर यशोधरा आश्चर्य जतलाती है, इतना जान लेने पर कि श्वेतांक को लगता है कि वह उससे प्रेम नहीं करती है। वह जानना चाहता है कि जो प्रेम करता है वह कहता नहीं है। इस दुस्साहस के लिए क्षमा मांगता है। यशोधरा क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं मानती और सामंत मृत्युंजय बीजगुप्त के साथ काशी प्रवास में साथ चलने के लिए कहते हैं और श्वेतांक को ये बताते हैं कि आप स्वामी बीजगुप्त से जाकर कह देना कि सामंत मृत्युंजय यशोधरा भी उनके साथ काशी यात्रा पर चलना चाहते हैं। और जब बीजगुप्त को श्वेतांक ये बात कहता है तो बीजगुप्त अत्यंत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो इन्हीं स्थितियों से दूर जाने के लिए उसने काशी प्रवास की अपनी यात्रा बनाई थी। बच्चों, इसके आगे अगले क्रम में। धन्यवाद।